अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि के इलेक्ट्रिक की नाअहली मजीद 5 अफराद की जान ले गई। बारिश के चंद कतरे के इलेक्ट्रिक के तार बर्दाश्त नहीं कर सके। कारसाज के करीब मोटरसाइकिल सवार पर बिजली के तार मौत बनकर गिर पड़े। करंट लगने के दीगर वाकयात में मजीद 4 अफराद जान से गए। तफसीलात सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट में देखिए। तारे उसके अंदर ब्लास्ट हुआ है, जिसमें से तारे जो है ज़मीन पे गिरी है, तो तारे जो है बाइक वाले के ऊपर गिरी है और बाइक वाला अचानक से गिर के तड़पना शुरू हो गया। कराची वालों की जेबों से अरबों रुपए निकलवाने वाली के इलेक्ट्रिक, जिसका निजाम बारिश के चंद कतरे बर्दाश्त न कर सका और नतीजा ये निकला। मोटरसाइकिल सवार 60 साल रफीक कारसाज के करीब से गुजर रहा था कि के इलेक्ट्रिक का तार मौत बनकर गिर पड़ा। चाचा थे उमर रसीदा, वो बाइक से आ रहे थे, तारे एकदम से ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट जब हुआ चाचा ने देखा तो ऊपर से उनके तारें आगे गिरी। लोगों ने शिकायत की कि के इलेक्ट्रिक का अमला जाए हादसा पर देर से पहुंचा, जबकि वहां पहुंचने वाले के इलेक्ट्रिक के ऑफिसर का कुछ और ही कहना था। बहुत देर से लाइट बंद की, वो बंदा बच सकता था। पूरा शटडाउन अरेंज करना पड़ता है, जाहिर सी बात है। मैंने पूछे पूरा एरिया बंद करा है, तो इमरजेंसी जैसे ही कॉल पहुंची है फौरन फीडर ऑफ हो गया। दूसरी जानिब मॉडल कॉलोनी करीमाबाद नागन चौरंगी में बैंक और घर में करंट लगने के वाकयात में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। कराची में करंट लगने से जाम बहक होने वाले रफीक के अहले खाना गम से निढाल हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मुतवफ़ी की मैयत सियालकोट रवाना कर दी गई। मुदस्सिर नज़ीर अपनी रिपोर्ट के साथ। 40 साल पहले सियालकोट से रोजगार की तलाश में कराची आने वाला मोहम्मद रफीक, जिसके 3 बेटे शादीशुदा हैं, मगर 60 साल की उम्र में भी रफीक ने खुद कमाने को तरजीह दी। लकड़ी के काम में महारत रखने वाला रफीक सफूरा कोट का रिहायशी था। वैसे तो अक्सर कारसाज की सड़क से गुजर होता था, मगर क्या मालूम था कि दोस्त को लेने के लिए जाने वाले रफीक का इस बार सड़क पर मौत इंतजार कर रही है। रफीक की मैयत को छिपा सर्द खाने मुंतकिल किया गया तो भांजे ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। के इलेक्ट्रिक की वजह से हमारे मामू के इंतकाल हुआ है, उनके ऊपर तारे गिरी हैं। हम ये अपील करेंगे आगे तक किसी को ये नुकसान पैदा नहीं हो। जिस दुकान पर रफीक काम करता था, उसके मालिक ने भी रफीक की मौत का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को ही ठहराया। के इलेक्ट्रिक वाले लोगों को मार रहे हैं, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अपील करना चाहूँगा कि खुदारा आपकी हुकूमत है, सिंध हुकूमत को थोड़ा लगाम डालें ताकि वो के इलेक्ट्रिक पे थोड़ा प्रेशराइज करें। जवां साल उम्र में शहर कायद आने वाला रफीक वापस सियालकोट लौट तो रहा है, मगर 4 कांधों पर। कैमरामैन आतिफ कुरैशी और शाहिद बलोच के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। कराची में करंट लगने से होने वाली अमवात पर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का अनोखा मौक़िफ़ सामने आया। कहती हैं ज्यादातर अमवात घरों में हुई है। कारसाज वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। से 8 हादसा पेश आए हैं। हादसा का करीबी जायजा लिया जाए तो ज्यादातर हादसा घर में पेश आए हैं, और जो कारसाज पे इंसिडेंट हुआ है हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं। एक चीज होती है लोड शेडिंग, और इसका ताल्लुक बिजली चोरी के साथ है, और जिन एरियाज में बिजली चोरी होती है वहाँ लोड शेडिंग होती है। लोड मैनेजमेंट वो सिर्फ और सिर्फ तब की जाती है जब सप्लाई और डिमांड का गैप एक हद को क्रॉस कर देता है, जो कि कुछ अरसा पहले फर्नेस ऑयल की शॉर्टफॉल की वजह से हो गया था। देखिए, टेक्निकल फॉल्ट को और लोड मैनेजमेंट को कंबाइन करना थोड़ा अनफेयर है। के इलेक्ट्रिक के मामलात पर वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब पर तनकीद हुई तो उन्होंने कौमी असम्बली में वजाहत पेश कर दी। कहा कि इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट इजाफी बिजली, गैस और फर्नेस ऑयल दे दिया, मगर इदारे के पास गुंजाइश ही नहीं। वावेला करने वाली सिंध हुकूमत गटर की सफाई तक नहीं कर सकती। हमने उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस पे के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को भी दिया। हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त के इलेक्ट्रिक को 100 MMCFD मजीद गैस दे रही है। 30,000 टन RFO उनको लोन पे हम लोगों ने के इलेक्ट्रिक को दे दिया। 100 मेगावाट हमने नेशनल ग्रिड से उनको दिया है, पर उनका वो सिस्टम अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, वो ले नहीं सकता वो बिजली। के इलेक्ट्रिक या वो सिस्टम बना होता तो नेशनल ग्रिड से हम लोग दे सकते। मसला ये आ रहा है जनाब चेयरमैन के इलेक्ट्रिक ने वो सिस्टम नहीं बनाए, ग्रिड स्टेशन नहीं बनाए कि वो बिजली ले सके। कॉमन डिलीवरी पॉइंट उनके 2 बनते हैं, कराची ईस्ट पे और वेस्ट पे। हमने उनको फोर्स किया वो बनाएंगे और ये 2022 तक उनकी ये स्टेशन बनेंगे, ग्रिड स्टेशन। ये 2022 के बाद उनका कोई ये इशू ना आए। कराची की आवाम की
जो मुश्किलात हैं उसको कम किया जाए। वहाँ पे तो सूबाई हुकूमतें वावेला इन्होंने किया हुआ है। जो गटर्स आपके बंद होते हैं वो किसकी जिम्मेदारी है? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध की है। क्यों नहीं उसको साफ करते? उस पर क्यों नहीं कंट्रोल करते? ये सियासत छोड़ें। आपकी हुकूमतें रही हैं के इलेक्ट्रिक, आपने क्यों नहीं ये कॉमन डिलीवरी पॉइंट बनाए? जबकि हलीम आदिल शेख ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर आमिर लियाकत कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक की निजकारी का मुआहदा खत्म किया जाए। नुसरत सहर अब्बासी ने सिंध हुकूमत को कसूरवार ठहरा दिया। MQM ने भी वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कराची में करंट लगने से हलाकतों का जिम्मेदार कौन? तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान कर दिया। पिछले साल बरसातों के 35 कत्ल हो, ये कत्ल हो, इन सब की FIR इस किलर इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट के खिलाफ काटी जाएगी। इसके CEO का नाम डाला जाएगा। इनको के इलेक्ट्रिक के इन जालिमों को सलाखों के पीछे डलवाएंगे। आमिर लियाकत हुसैन ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। ये तो कातिल के इलेक्ट्रिक को तो के की जगह क्यों कर दे कातिल इलेक्ट्रिक कंपनी। इन्होंने लोगों को साथ जुल्म किया है, उनको जहनी मरीज बना दिया है। तो इस बुनियाद पर हमें कोई पेनल्टी नहीं देनी, इनको कुछ नहीं करनी, इनसे मुआहिदा फौरी तौर पर मंसूख किया जाए। रहनुमा फंक्शनल लीग नुसरत सहर अब्बासी सिंध हुकूमत पर बरस पड़ी। बिलावल जरदारी कोई और जबान बोल रहा है, CM मुराद अली शाह हमें जालिब के शेर सुना रहा है। वो खुदा का खौफ करो, अल्लाह के पास वापस जाना है। यही दुनिया में सारी जिंदगी आप हयात किया है। और के इलेक्ट्रिक में जो लोग हैं वो इंसान नहीं है, ये माफिया कौन है? ये इन्हीं पार्टियों में से लोग बैठे हैं। MQM पाकिस्तान ने वजीर आजम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। ख्वाजा एजाजुल हसन कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के साथ साथ वजारत बिजली और नेपरा भी जिम्मेदार है। कराची में बादल फिर से बरस पड़े। तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। दिन भर काले बादलों से उम्मीद लगाए शहरी बारिश होते ही घरों से बाहर निकल आए, लेकिन बारिश शुरू होते ही के इलेक्ट्रिक ने शहरियों का मजा किरकिरा कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब हो गई, जबकि सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। कराची में दिन भर डेरे डालने वाले काले बादलों को शहरियों पर तरस आ ही गया। एक दिन वक्फे के बाद तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से जलथल हो गया। सखी हसन में भी बादल खुलकर बरसे। गुलशन में मार में तो बारिश शुरू होते ही बच्चे बड़े सभी मौसम एंजॉय करने घरों से निकल आए। पाकिस्तान चौक हो, स्कीम 33 या फिर दीगर इलाके, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश ने खूब रंग जमाया। लेकिन बारिश के बाद वही हुआ जो होता है, के इलेक्ट्रिक ने शहरियों का मजा किरकिरा कर दिया। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब हो गई। उधर बारिश के बाद मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी खड़ा हुआ तो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। खड़ी गाड़ियों के मुसाफिर बरसात तकते तो कभी सड़कों पर बारिश का पानी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ अहमद रहमान खान, समात, कराची। कराची में बारिश के बाद जाने वाली बिजली वापस न आई। मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटों से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी ने हमें ज्वाइन किया। शाहनवाज बताएगा, बारिश रुके तो काफ़ी अरसा बीत गया, लेकिन बिजली जहां गई वहां पर अभी तक वापस नहीं आई। कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां पर इस वक्त बत्ती गुल है? ठीक, शाहनवाज से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। कराची जहां पर थोड़ी सी बारिश हुई थी, उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिक के दावे सामने आ गए, जो दावे किए जा रहे थे कि बारिश के बाद बिजली नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चंद मिनटों की बारिश, जिसके बाद कराची के बेशतर इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। बड़े शहर का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त तारीकी में डूबा हुआ है। शहरी परेशान है। शाहनवाज से हमारा राबता बहाल हो गया, उनसे जान लेते हैं। शाहनवाज बताएगा, कौन कौन से एरियाज मुतासर हुए हैं? देखिए, शहर कराची में चंद बूंदें क्या पड़ी, बिजली का निज़ाम फिर एक बार ऐसे देखने में आया कि दरम बरम हो गया है। अगर हम फ़ीसद में बात करें तो शहर कराची के 25% इलाके इस वक्त ऐसे हैं जहां लाइट नहीं है। और अगर हम इलाकों की बात करें तो इलाकों में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, इसके अलावा अगर हम बात करें तेसर टाउन की, वहाँ 6 घंटे से लाइट नहीं है। जब से बारिश हुई है उसके बाद से लाइट नहीं है। और अगर हम बात करें न्यू कराची के सेक्टर 5 की, जहाँ मुख्तलिफ ब्लॉक में 8 घंटे से लाइट नहीं है। मलीर, कोरंगी, बिन कासिम, नॉर्थ नाजाबाद, ये वो इलाके हैं जो इससे बिजली से शदीद मुतासर हैं। कई घंटों से यहाँ पर लाइट नहीं है। घरों में लाइट ना होने की वजह से जो है शहरी खासे परेशान नज़र आते हैं।
बाहर पानी है, घर के अंदर लाइट नहीं है, गर्मी का मौसम है और दोबारा हब्स सा हो रहा है और इंतहाई गर्मी है, तो शहरी कहते हैं कि हम कहाँ जाएं। के इलेक्ट्रिक को जब फ़ोन किया जाता है तो वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की जो केबल फॉल्ट है, कहीं बताते हैं कि कोई टेक्निकल फॉल्ट है, वो कुछ देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बावजूद जो है अब तक केबल फॉल्ट ठीक नहीं किए जा सके हैं। शहरी कहते हैं कि अब उन्होंने हमारे फ़ोन रिसीव करना भी बंद कर दिए हैं, तो खासी बुरी सूरत हाल है। के इलेक्ट्रिक का हमेशा से यही होता है कि जैसे ही लाइट जाती बारिश होती है लाइट बंद कर दी जाती है और बहाल नहीं की जाती। बिल्कुल शाहनवाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। तो कराची पर बादलों ने डेरे जमा रखे हैं। आज सुबह और दोपहर तक बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास और हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में बादल बरसेंगे। दोपहर तक ये जा सकता है सिलसिला। ज्यादा इम्कान तो ये है कि सुबह तक के ये एरिया से खत्म हो जाए, और कराची में भी, और इसी तरह जो बाकी सिंध के एरियाज हैं, ठट्ठा, बदीन, थर पार्कर, मीरपुर खास, हैदराबाद, और आज अपर सिंध के नौशहर फिरोज के करीब बड़ी बंद जगह है, वहाँ पर भी, और सकरन में भी बारिश हो गई। तो अभी तूफानी बारिशों का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जाहिर है मानसून तो अभी तो उसकी बिगिनिंग है, और आगे जुलाई के बकिया दिन भी पड़े हुए हैं, अगस्त भी है, सितंबर भी है, तो कभी भी दूसरा स्पेल आ सकता है। लेकिन अभी 15-16 तक कोई इस तरह का सिग्निफिकेंट स्पेल नहीं है कराची और सिंध के लिए। यानी कराची में जो ये इस तरह का स्पेल आपने 3 दिनों में देखा, इस तरह का स्पेल अगले 15, 16, 17 जुलाई तक नहीं है। उसके बाद फिर देखें कब आता है। कराची के इलाके सच्चल बिलावल गोश में बेकरी पर दस्ती बम हमला किया गया। रेंजर्स का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक ताज़ा हमला 10 जून को होने वाले रेंजर्स पर हमलों से मुमासिलत रखता है। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट में जानिए। ये मंजर सच्चल के इलाके बिलावल गोट की बेकरी का है। रेंजर्स के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मलिक आशिक बेकरी में बैठे हुए थे। अचानक धमाका होता है और मलिक आशिक गिर जाते हैं। एनी शाहिदीन ने बताया कि धमाके की आवाज बहुत जोरदार थी। काम में लगे हुए थे तो अचानक धमाके की आवाज हमने सुनी, तो देखा कि बाबा आशिक की दुकान में धुआं हो रहा है बड़ा। तो फिर मैं भाग के गया हूँ, जाके देखा तो बाबा आशिक कुर्सी से नीचे गिरा हुआ था। पुलिस हुक्काम का कहना है कि बेकरी में मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान ने दस्ती बम फेंका। बम फेंकने से पहले मोटरसाइकिल सवारों ने इलाके में गश्त भी किया। रेंजर्स के हुक्काम का कहना है कि बेकरी में मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान ने दस्ती बम फेंका। बम फेंकने से पहले मोटरसाइकिल सवारों ने इलाके में गश्त भी किया। रेंजर्स के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ने 1 साल कबल ये बेकरी खोली थी। 10 जून को गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स की मोबाइल पर दस्ती बम हमला किया गया और उसी रात लांडी मंजिल पंप पर रेंजर्स चौकी के करीब दस्ती बम हमला किया गया। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक ये हमला भी माजी के हमलों से मुमासलत रखता है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी और साथी रिपोर्टर शाहनवाज अली कादरी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस ने हुकूमत के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। फैसल खान रिपोर्ट करेंगे। स्कूल खोलें या नहीं, वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने वीडियो लिंक के जरिए बैठक लगाई तो चारों सूबाई वजीर तालीम शरीक हुए और फैसला हुआ कि 1 सितंबर से पहले स्कूल ना खोले जाएं। ये भी फैसला हुआ कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में इजलास में सूरत हाल देखकर हतमी फैसला किया जाए कि स्कूल खोले जाएं या तातीलात मजीद बढ़ा दी जाएं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने तो हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। हुकूमती फैसले पर वालिदैन और बच्चों में भी इख्तिलाफ पाया गया। कहते हैं अब स्कूल खोल देने चाहिए, ऑनलाइन पढ़ाई आसान नहीं। बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है ना, उनको चाहिए जल्द से जल्द स्कूल खोल दे या फिर कोई मसले का हल निकाले। हर्ज भी हो रहे, समझ नहीं आते ऑनलाइन क्लासेस में। मेरी तो आखिरी साल है तो सारा फंड खत्म हो जाएगा। वफाकी वजीर तालीम की जेर सदारत इजलास में सूबाई वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने तजवीज़ दी कि प्राइवेट स्कूल मालकान को बिला सूद कर्ज फराहम किए जाएं ताकि माली बहरान से निकल सकें। फैसल खान, समा, कराची। जस्टिस गुलजार अहमद ने मुल्क भर में 120 नई एहतसाब अदालतें बनाने का हुक्म दे दिया है। पहले से कायम अदालतों को जेरे इल्तवा रेफरेंसेस का 3 माह में फैसला करने की हिदायत भी कर दी है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। मुल्क में करप्शन ज्यादा है और मुकदमात निपटाने के लिए अदालतें कम, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में 120 नई नैब कोर्ट्स बनाने का हुक्म दे दिया। लाखड़ा कोल माइनिंग प्लांट आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान बड़ा फैसला आने पर एहतसाब और इंसाफ के निजाम में बड़ी हलचल। मौजूदा सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जस्टिस गुलजार अहमद ने सवाल उठाया कि नैब क्या अपने कानून की अमलदारी में संजीदा भी है, फैसले क्यों नहीं हो रहे।
1226 रेफरेंसेस 20-20 साल से जेर इल्तिवा हैं। इन्हें निपटाने में तो एक सदी लग जाएगी। क्यों ना नैब अदालतें बंद करके नैब कानून को गैर आईनी करार दे दिया जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने करप्शन के जेर इल्तिवा मुकदमात का फैसला 3 माह में करने की हिदायत कर दी। 5 एहतसाब अदालतों में जजेज की तयनाती भी 1 हफ्ते में करने का हुक्म। अदम तामील पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी कर दिया। अदालत ने कहा करप्शन केसेस जल्द से जल्द निपटाने के लिए क्या करना चाहिए, चेयरमैन नैब तजावीज दें। आइंदा हफ्ते की समाअत में अटॉर्नी जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल और सेक्रेटरी कानून को तलब भी कर लिया गया है। एहतसाब अदालतों में नैब के दर्जनों मुकदमात ज़ेरे इल्तवा है। कई अरब रुपए के मुकदमात में नामी ग्रामी सियासी शख्सियात पर इल्जामात हैं। इन तमाम मुकदमात में लूटी गई रकम की कुल मालियत 900 अरब रुपए बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन के मुकदमात 30 दिन में निपटाने का हुक्म दिया है, मगर जमीनी हकायक देखें तो चाहे इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत हो या सूबाई दारुल हुकूमतों की, दर्जनों मुकदमात कई महीनों और कुछ तो कई बरसों से जेरे इल्तिवा हैं। इनमें कई हाई प्रोफाइल केस भी हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इसहाक डार, शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल, ये सब के सब नैब के मुल्जिम हैं और इनके खिलाफ रेफरेंस कहीं तफ्तीश के मराहिल में हैं तो कहीं अदालतों में जेरे इल्तिवा हैं। चौधरी शुगर मिल्स में नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर 2 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। तूशाखाना केस में तो नवाज शरीफ को पेशी का आखिरी मौका देते हुए इश्तिहार भी जारी किया गया है। इसी केस में आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। साबिक सदर और उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस भी कई माह से जेरे समाअत है। आसिफ जरदारी पर इस वक्त तक 6 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन के मुकदमात कायम हैं, जबकि 50 अरब की करप्शन के मजीद रेफरेंस दायर होने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं में डॉक्टर आसिम हुसैन, शर्जील मेमन, सिराज दुर्रानी, राजा परवेज अशरफ के खिलाफ भी नैब के रेफरेंस कायम हैं। किसी पर अरबों की करप्शन का इल्जाम है तो किसी पर आमदन से जायद असासों का। अदालतों में जेरे इल्तिवा नैब के तमाम मुकदमात में लूटी गई रकम की कुल मालियत 900 अरब रुपए बनती है। नैब का एक कानून ऐसा भी है जिस पर 20 साल से अमल ही नहीं हो सका। इस कानून में कहा गया था कि हर करप्शन केस का फैसला 30 दिन के अंदर करना होगा, लेकिन आज तक एक बार भी ना तो ऐसा हुआ, ना ही इसकी किसी फॉरम पर निशानदही की जाती है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। करप्शन केस बनेगा तो समाअत रोजाना होगी। ज्यादा से ज्यादा 30 दिन के अंदर फैसला सुनाया जाएगा और कौमी खजाना लूटने का जुर्म साबित होने पर सजा मिलेगी। 1999 में जब नैब ऑर्डिनेंस बना तो उसमें यही लिखा गया था, लेकिन 20 साल में अमली तौर पर ऐसा एक बार भी ना हुआ। नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 16A ने सादा और आसान लफ्जों में मुद्दत बता तो दी, लेकिन अदालतें कम और मुकदमात ज्यादा होने के बायस बस तारीख पर तारीख डलती रही। ना तो एहतिसाब ब्यूरो ने कभी कहीं जानदार आवाज उठाई, ना ही अदालतों ने इस कानून को काबिल अमल समझा। रोजाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ के खिलाफ समाअत हुई भी तो फैसला होने में 9 माह लग गए। नैब की जानिब से बरवक्त तफ्तीश मुकम्मल न होने से भी मुकदमात लटकते रहे। जिमनी रेफरेंस दायर करने के लिए महीनों मोहलत ली जाती है। इस्लामाबाद की 3 एहतसाब अदालतों में इस वक्त भी 100 से ज्यादा नैब रेफरेंसेस जेरे समाअत। इनमें 6-6 साल पुराने रेफरेंस भी शामिल हैं। जाली अकाउंट स्कैंडल में 1 साल से फर्द जुर्म आयद न हो सकी। 30 दिन में फैसला तो क्या हो, 1 महीने में किसी भी रेफरेंस पर एक समाअत की बारी तक मुश्किल से आती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एहतसाब अदालतों के हवाले से तो सख्त फैसले किए हैं, मगर मुल्क की दूसरी अदालतों में भी मुकदमात निपटाने की रफ्तार तसल्ली बख्श नहीं है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शुरू करते हैं अदालत आलिया से, जहां इस्लामाबाद के सिवा किसी भी हाई कोर्ट में इस वक्त जजों की तमाम असामियां मुकम्मल नहीं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट की 12 में से 2 पोजीशन खाली हैं। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स में 3-3, जबकि लाहौर हाई कोर्ट की 60 असामियों में से 20 खाली हैं। वैसे तो हाई कोर्ट कवानीन के मुताबिक कत्ल के केस की अपील 6 हफ्ते के अंदर सुननी लाजमी है, लेकिन सूरत हाल कुछ यूँ है कि अपीलों की बारी 6-6 साल तक नहीं आती। लो कोर्ट्स के जो फैसले होते हैं, मेरे मुशाहिदे में मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 90% फैसले टर्न डाउन हो जाते हैं हाई कोर्ट से। यानी कि किसी को सजाए मौत दिया, हाई कोर्ट उसको बरी कर देती है, तो वो बरीयत जो 6 हफ्ते बाद होनी चाहिए थी वो 5 साल बाद अगर होगी तो उस बंदे के 5 साल कौन वापस करे। ऐसा ही कुछ हाल इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों का भी है, जहां सिंध की 42 अदालतों में 2500 से जायद मुकदमा जेरे इल्तिवा हैं।
کراچی جیسا شہر جہاں پہ 2.5 کروڑ کی آبادی ہے اور ماتحت عدالتوں میں بمشکل 150 ججز ہیں. یہاں پر انفراسٹرکچر کا بھی مسئلہ ہے. ایک جج کے پاس 60 سے 70 مقدمات جب لگتے ہیں، 1.25 لاکھ کے قریب مقدمات کم از کم ماتحت عدالتوں میں ہیں، اور اس کے علاوہ جو 70,000 کے قریب مقدمات سندھ ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے. چیف جسٹس کھوسا کے زمانے میں ماڈل عدالتیں بنا کر مقدمات نمٹانے کی رفتار میں اضافہ تو ہوا، لیکن 8 سال قبل بنائی گئی قومی جوڈیشل پالیسی پر آج بھی عمل درآمد نامکمل ہے. اہم خبر آپ کو دیں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف بھارتی لابی کی سازش. ویکیپیڈیا اور سوشل میڈیا پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے متعلق غلط خبریں پھیلا دی گئیں. شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں. انتقال کی افواہوں پر کان نہ دھرے جائیں. ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنوا دیتے ہیں. آج کسی نے شرارت کی ہے اور ویکیپیڈیا پہ میرے پیج کی پروفائل کو تبدیل کیا گیا اور اس سے بے جا کمپلیکیشنز کریٹ ہوئیں. چاہنے والوں کو، فیملی والوں کو پریشان کیا گیا. دور دور سے مجھے فون آنے شروع ہو گئے کہ یہ خبر سن کر لوگوں کو تشویش ہوئی. میں سب کو کہنا چاہتا ہوں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں بخیریت سے ہوں. اللہ کا بہت کرم ہے. اسی پر بات کریں گے. سما اسلام آباد کے بیورو چیف خالد عظیم صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. خالد صاحب کہیے گا، بھارت کو کب عقل آئے گی، کب ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز آئے گا؟ یہ آخر چاہتا کیا ہے؟ کہ جس بڑے پیمانے پہ ہمارے وزیر خارجہ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے عالمی رہنماؤں نے تشویش کا بھی اظہار کیا ہے، ان کے لیے خیر سگالی کا پیغام بھی بھجوایا ہے، وہ شاید بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی. کوئی اسی قسم کی بات لگتی ہے. اور ویسے بھی شرمنگیزی کرنا اور پھر اس کے بعد اس پہ شرمندہ نہ ہونا، یہ بھارت کا وسیلہ ہے، پرامن وسیلہ ہے. ایک حرکت اس نے اس ضمن میں بھی کر دی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے. کسی شخص کے بارے میں آپ یہ انداز اختیار کریں، اس کی موت کا اعلان کر دیں، اور یہ بھی پتہ ہو کہ تصدیق نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی یہ ہمارے لیے خفت اور شرمندگی کا باعث بنے گی. لیکن شرمندگی کے حوالے سے تو ان کے بارے میں بات کی جائے جن کو اس بات کا احساس ہو کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. اور بھارت اس معاملے میں حل میں گزر جاتا ہے، حد سے گزر جاتا ہے. ایک ایسا کام جس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے، ایک ایسا کام جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی وہ کرنے سے باز نہیں آتا. تمہارا یہ اس کی حرکت ہے. میرا خیال ہے کہ ساری دنیا دعا گو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی صحت یابی کے لیے. اور اگر میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا وزیر خارجہ بھی ہوگا تو ہم تو اس کے لیے خیر سگالی کی دعا کریں گے. ہمارا تو طریقہ اور وسیلہ یہی ہے. لیکن بھارت نے اس نے اپنی ذہنیت کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، اور یقینی بات ہے وہاں. بالکل خالد صاحب آپ درست فرما رہے ہیں. یہ ظرف کی بات ہوتی ہے. بے حد شکریہ آپ کا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ کیا. سپہ سالار نے سیکیورٹی صورتحال کی بہتری پر اطمینان کا اظہار کیا. کورونا کے خلاف جنگ میں سول انتظامیہ سے تعاون کے لیے سیکیورٹی فورسز کے کردار کو بھی سراہا. ISPR کے مطابق آرمی چیف کو کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں سیکیورٹی صورتحال اور قبائلی اسلام میں ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی. سپہ سالار کو سماجی اور اقتصادی ترقی سے متعلق منصوبوں میں پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے باڑ لگانے سمیت بارڈر مینجمنٹ سے متعلق اقدامات کو سراہا. انہوں نے کورونا کے خلاف جنگ میں سول انتظامیہ سے تعاون کے لیے سیکیورٹی فورسز کے کردار کی بھی تعریف کی. سیاسی میدان سے آپ کو خبر دیں گے. پیپلز پارٹی کی ناراضگی نے کام کر دکھایا. نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے پی چیئرمین بلاول بھٹو کو ٹیلی فون کر کے کل جماعتی کانفرنس پر مشاورت کی. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں جتنی چاہیں کانفرنسز بلا لیں، حکومت کہیں نہیں جانے والی. لاہور سے محمد قربان رپورٹ کریں گے. شہباز شریف کا بلاول بھٹو کو ٹیلی فون. آصف زرداری کی خیریت دریافت کی. APC کے نکات پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں کے درمیان رابطے میں بلاول بھٹو نے بھی شہباز شریف کی صحت سے متعلق دریافت کیا اور ان کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے رابطے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ غیر متحدہ اپوزیشن جتنی مرضی ایڑیاں رگڑ لے، حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب کی اور بلاول زرداری صاحب کی کہانی بھی ایک ہے اور غم بھی ایک ہے. کہانی کرپشن کی ہے اور غم احتساب کا ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ دونوں طرف باپ بیٹا پرائیویٹ لمیٹڈ ہے.
वजीर इत्तलात पंजाब का कहना था कि ये जितनी मर्जी APC बुला लें, इनकी जान छूटने वाली नहीं, इन्हें करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म के करीबी साथी ही वज़ारत उज़्मा के ख्वाहिशमंद है। जब खान साहब के मुंह से -1 निकले तो फिर इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इमरान खान के साथ ये हो रहा है कि उसके साथ बैठने वाला जो है वो उसकी जगह पे आना चाहता है। खान साहब ने इत्मीनान कर लिया है इन लोगों पे जो उनके साथ बैठे होते हैं। वो लोग खान साहब से मुखलिस नहीं है। मैं मासिस का बंदा हूँ, मेरी बातें खुदा की कसम खान साहब पे तंज नहीं है। ब्यूरोक्रेसी कैसे आपको फेल कर रही है, लेकिन उसमें कसूर ब्यूरोक्रेसी का नहीं है, उसके में कसूर इन वजीरों का है जो अपने हल्के के काम करवा के उनको काना कर लेते हैं, फिर वो जो गलत काम करे ये उन्हें सीधा नहीं कर सकते। इस वक्त मुल्तान में जितनी करप्शन हो रही है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुई। और उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो शाह महमूद कुरैशी है। साजिश तो बहुत छोटा लफ्ज है, आप कोई बड़ा लफ्ज ढूंढें, ये तो बर्बाद करेंगे खान साहब को। अगर खान साहब से मुखलिस होते तो आज -1 की बात करते खान साहब। समथिंग फिशी इज देयर, समथिंग इज गोइंग टू हैपन, समथिंग इज बीन कुक्ड। कुछ बातें हम माइक पे नहीं कर सकते, आप जानते हैं कुछ तो हो रहा है। लेकिन मुझे ये यकीन है कि हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो एक ऑनेस्ट, खरा और सच्चा बंदा है। ये मिशन जो इमरान खान लेके फिर रहा है वो उसको कामयाब करना चाहता है, और शायद इसी वजह से इमरान खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एक पेज होने की वजह से ये माइनस वाला मिशन फेल होगा। तो ये बताएं, जो उन्होंने अभी तकरीर किया असेंबली में शाह साहब, कभी जिंदगी में ऐसी की है? मैं तो उस तकरीर को चोर की दाढ़ी में तिनका कहूँ। नून लीग के कुछ MNAs जी मुझे पता है, 6 MNAs मिले हैं वजीर आला साहब। आगे बढ़ते हैं। वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं कि PI का बैरून मुल्क ऑपरेशन मुअत्तल होना कोई नई बात नहीं है। कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए बताया कि फॉरेंसिक इंक्वायरी के बाद 262 पायलट्स की डिग्रियां मशकूक करार दे दी गई हैं, 28 को बरतरफ किया गया। 658 ऐसे लोग जिनकी डिग्रियां जेली थी, उनमें 17 पायलट भी थे, उनमें 96 इंजीनियर्स भी थे। 2013 से लेके 2018 तक गलत तरीके से उन्होंने इम्तिहानात दिए और गलत तरीके से पैसे दे के उन्होंने नौकरियां ली। हम तो इनका डाला हुआ गन साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। PIA का जहाज अगर घुमा तो किस दौर में घुमा? फजे के पाए खाने के लिए भी PIA जाता था, इस्तांबुल के कबाब उसके जवाब पे आ जाए जी। इतने सस्पेक्टेड पायलट थे, वो तमाम 262 को ग्राउंड कर चुके हैं। जो फॉरेन एयरलाइन में काम कर रहे हैं उन्हें क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। पूरी दुनिया में करप्ट तरीन वजीर आजम कौन थे? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे। दजियां तो पाकिस्तान को बदनाम करने की इन्होंने उड़ाई। अरे कायद ने चोरों को चोर कहा तो उन्होंने गिला किया। चोर को चोर ना कहें तो क्या कहें? कारोबारी दुनिया से आपको खबर देंगे। आलमी मार्केट में सोना 8 साल की बुलंद तरीन सतह को छू गया है। पाकिस्तान में फी तोला सोना 2400 रुपये महंगा होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 1,08,300 रुपये पर पहुंच गया। सोने की कीमत ने नींदें ही उड़ा दी। कीमतें ऐसी बढ़ी कि जिसके पास है वो डर से ना पहने और जो खरीदना चाहे सिर्फ देख कर ही आ जाए। आगे बाजार में सरमाकारों की सोने में खरीदारी की वजह से फी औंस सोना $26 महंगा हुआ और 8 साल की बुलंद सतह $1802 पर जा पहुंचा, जिसका असर मुकामी सराफा बाजार में भी देखा गया। फी तोला सोना 2400 रुपए महंगा होकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,08,300 रुपए का हो गया। जिनों का कहना है कि 1 जनवरी से अब तक फी तोला सोना 20,150 रुपए महंगा हो चुका है। अशरफ खान, समा, कराची।